हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मैं हिमांशु त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग अपना ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीपीओ की हम लोगों ने 5-6 क्लास आपको अपलोड की थी, उसमें एक प्रैक्टिस सेट भी था। आज हमारा जो है ये पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक पब्लिकेशन है, यूथ कंपटीशन, उससे निकाले गए हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी उसमें शामिल किए गए हैं। क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, इसमें सब कुछ ऑथेंटिक और एकदम रियल क्वेश्चन है। शायद ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिले। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो आप प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो बिना किसी देरी के चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि हमारा आएगा, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? देखिए, स्थानीय स्वशासन, बात किसकी हो रही है? बात हो रही फ्रेंड स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है? तो स्थानीय लोगों द्वारा शासन करना, स्थानीय लोगों द्वारा शासन करना। लोग जो स्थानीय लोग होते हैं, लोकल बॉडी, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? लोकल बॉडी मतलब वहीं के लोगों के द्वारा शासन करने को हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो इसको किसने लागू किया? माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, कैनिंग या फिर मैकाले? तो आप कहेंगे सर ये लागू करने वाले कौन है? ये है आपके लॉर्ड रिपन। और कब लागू किया था इन्होंने? 1882 में। कब किया था? 1882। लेकिन इसका पहला प्रयास जो था वो 1870 में किसने दिया था? तो लॉर्ड मेयो ने। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने सबसे पहला प्रयास किया था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला है, वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड रिपन? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने आपको बताया वर्ष 1882 में जब रिपन महोदय आपके यहाँ के बनते हैं वायसराय, कौन होते हैं? ये मौजूदा समय के होते हैं वायसराय। तो ये लाते हैं स्थानीय स्वशासन के लिए एक अधिनियम। इसी अधिनियम को बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टे का अर्थ होता है फ्रेंड, मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है एक ऐसे अधिनियम जिसमें अधिकार दिए गए हों, वो अधिनियम जिसमें अधिकारों की चर्चा की जाती है, उसी को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, स्थानीय शासन का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? स्थानीय शासन का जनक किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मैकाले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन को हम लोग स्थानीय शासन का जनक बोलते हैं। अगला है, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये हस्तांतरित विषय क्या है? हस्तांतरित विषय वो विषय होते हैं फ्रेंड जिनपे कभी कभी केंद्र सरकार भी क्या करती है? केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, ऐसे विषयों को हस्तांतरित विषय कहा जाता है। वर्ष 1919 में जब आपके प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, तो जो पंचायत नामक विषय था ये आपका केंद्र को तरफ सौंप दिया गया, यानी वर्ष 1919 इसका आंसर हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1929, जिसे हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसको 1919 को। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासनिक प्रत्यायोजन का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का? तो आप कहेंगे कि सर ये जो है ये है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मैंने आपको बताया था कि गांव है ना, गांव के ऊपर क्या आएगा? ब्लॉक है ना, जिसे हम लोग खंड भी बोल देते हैं, ब्लॉक बोलिए चाहे आप खंड बोलिए। खंड के ऊपर कौन आएगा? तो आएगा जिला। जिला जब जिले मिलते हैं तो क्या बनता है? तो राज्य बनता है, राज्य बनता है।
राज्य मिलते हैं तो एक संघ बनता है और संघ का एक प्रमुख होता है ना। ठीक, तो यही क्या है, ये पूरा आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, यानी विकेंद्रीकरण है, इसी को हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किस चीज की? अगर पंचायती राज कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पहुंचाना है लोगों तक तो किसकी जरूरत पड़ेगी? स्थानीय जनता की, केंद्र सरकार की, लोकल नौकरशाही की या राजनेताओं की? अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, लोकल बॉडी जितनी मजबूत होगी स्थानीय शासन में, स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोग बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही जवाब आपका बनेगा। स्थानीय, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ए होगा इसका आंसर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए। देखो मैं आपको पूरा सही बता रहा हूँ, स्थानीय लोगों का, लेकिन ऑप्शन बी लगा दिया। स्थानीय लोग जितना मजबूत होंगे उतना ही पंचायती राज व्यवस्था आपकी क्या करेगी, अच्छी चलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम प्रतिनिधित्व करता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है, तो सही। लोगों की हिस्सेदारी, ये भी सही है। सामुदायिक विकास, एकदम सही है। ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी, इससे अच्छा ऑप्शन कोई दिख भी नहीं रहा। ये सभी देखो, शक्ति का विकेंद्रीकरण अभी मैंने आपको दिखाया, जिसको हम लोगों ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा। अब लोगों की हिस्सेदारी कैसे है भाई? चुनाव होता है ना, चुनाव होता है तो चुनाव में क्या होती है, एक लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। उस लिस्ट के लोग ही उस चुनाव में भाग लेते हैं। ऐसे ही लोगों की हिस्सेदारी हुई। सामुदायिक विकास यानी जितने भी कम्युनल डेवलपमेंट हो सकते हैं वो सभी ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत में करने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही जवाब है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि प्रत्येक गांव, हर एक गांव पंचायत के लिए एक गणराज्य होगा, यानी रिपब्लिक होगा? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम.एन. रॉय या गांधी जी? तो ये एकदम बच्चा गांधी जी के ही विचार थे। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। और इन्हीं गांधी जी के विचारों पर आर्टिकल नंबर 40 जो है वो आपके रखा गया है। और आपने एक सुना भी होगा कि गांधी जी के विचारधारक श्रीमन्नारायण अग्रवाल, श्रीमन्नारायण अग्रवाल है ना, ये गांधी जी के विचारक थे। गांधी जी संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन उनके सबसे बड़े जो कह सकते हैं प्रभावित व्यक्ति थे वो श्रीमन्नारायण अग्रवाल थे। नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसे नहीं होना चाहिए, जहां पे होना चाहिए, किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? यानी इसमें से किसको लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? संसद को, स्थानीय स्वशासन को, राजनीतिक दलों को या चुनावों को? तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, स्थानीय स्वशासन को हम लोग लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहते हैं। ठीक, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? जैसे शहर में है ना, शहर में हम लोगों ने देखा होगा नगर पालिका होती है, नगर पालिका होती है शहर में, कहीं कहीं नगर निगम भी आपको देखने को मिलता है ना, उसके नीचे आपको नगर पंचायत देखने को मिलता है, नगर पंचायत देखने को मिलेगा। तो ये जो विकेंद्रीकरण हुआ है शहरों में, ठीक, इस आयोग की स्थापना कब की गई? 1906, 1909, 1905, 1907? तो बच्चा ये की गई है 1907 में। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे C.H. हॉबहाउस। क्या नाम था इनका? C.H. हॉबहाउस। इनकी अध्यक्षता में ही शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना सन 1907 में की गई। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, C.H. हॉबहाउस। अगला है, किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन चलाना है? उत्तरदायी शासन मतलब जिसे हम लोग कहते हैं जवाबदेही। जवाबदेही, एक ऐसा शासन हम लोग चलाएंगे जिसमें हम जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, यानी हम जो काम कर रहे हैं वो काम सही है। तो मॉन्टेग्यू है, चेम्सफोर्ड है, मिंटो है या फिर मैकाले है? तो फ्रेंड आप कहेंगे सर वो है आपके मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू ने ही भारत में रह रहे लोगों को ये आश्वासन दिया कि हम लोग जो आपका ये विकेंद्रीकरण कर रहे हैं ये इसीलिए ही कर रहे हैं जाकि हम एक ऐसा शासन चलाएं जिसमें लोगों की जवाबदेही शामिल हो, अधिकारियों की भी जवाबदेही शामिल हो। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 12 है, स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन
किस ग्रंथ में मिलता है? रामायण में मिलता है जी, एकदम मिलता है। महाभारत में भी, महाभारत में मिलता है। अर्थशास्त्र में तो मिलता है। उपयुक्त में से सभी, तो जी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इन सभी ग्रंथों में हमें पंचायतों का उल्लेख अलग अलग समय पे अलग अलग नामों से देखने को मिलता है। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। किस अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कौन सा अभिलेख ऐसा जिसमें चोलकाल, देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने आपको चोलकाल पूरा पढ़ा रखा है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि चोलकाल में जो पंचायत व्यवस्था थी या आपकी स्थानीय सुशासन था वो कैसा था। तो अभिलेख कौन सा है? क्या उत्तमेरुरु अभिलेख है, तिरुवालंगडेंगु अभिलेख है, करंथाई अभिलेख है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे सर कि वो है आपका उत्तमेरुरु अभिलेख। ध्यान रखिएगा, चोलों के राजा थे राजा परांतक। क्या नाम था? राजा परांतक। इन्हीं राजा परांतक ने अपने शासन के 12वें से लेके 22वें वर्ष तक क्या किया? एक अभिलेख लिखाया जिसे हम लोग कहते हैं उत्तमेरुरु अभिलेख। ठीक है, इसी अभिलेख में इन्होंने क्या बताया कि जो पंचायत का स्तर है वो 3 भागों में होगा। कितने भागों में होगा? 3 भागों में। पहला भाग क्या होगा? उन्होंने कहा पहला भाग होगा उर, दूसरा भाग क्या होगा? तो दूसरा भाग होगा सभा, और तीसरा क्या होगा? तो तीसरा भाग होगा आपका वारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उर, सभा और वारी जो है ये आपके 3 अलग अलग भाग होंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये जो वारी है ये यहाँ पे नगरम है, सॉरी वारी नहीं, क्या है? नगरम। वारी तो उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट है कौल अभिलेख में, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे होना चाहिए चोल, क्या होना चाहिए? चोल काल अभिलेखों में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? 4 का मिलता है, 5 का मिलता है, 3 का मिलता है या 2 का? तो आपको पता है कि सर 3 का उल्लेख मिलता है। कौन कौन वो 3 है? तो सबसे पहले उर है, उर के बाद कौन आता है? उर के बाद आता है आपका सभा, या इसको महासभा भी कहते हैं, और तीसरा आता है नगरम या नागरम, जो भी आप बोलना चाहें, नगरम या नागरम। ये 3 जो है, 3 आपको चोल काल में उत्तमेरुरु अभिलेख से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? ब्राह्मण की, साधारण जनों की, या व्यापारियों की? तो बेटा देखो, अभी मैंने आपको बताया चोल काल में 3 थे ना। ठीक, पहला कौन था? तो आप कहेंगे उर था सर। दूसरा कौन है? तो आप कहेंगे सभा है। और तीसरा कौन है? तो आप कहेंगे नगरम है। अब उर में कौन आते थे? उर में आते थे साधारण लोग। कौन? साधारण लोग। ठीक, ध्यान रखिएगा। बात करें सभा में, तो सभा में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही होते थे। कौन होते थे? ब्राह्मण। और नगरम में फ्रेंड आपके आते थे व्यापारी वर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा कि व्यापारी लोग जो थे वो नगरम में थे। उर में साधारण लोग है ना, सभा में या महासभा में ब्राह्मण लोग, और नगरम में आपके व्यापारी लोग। अगला है, चोलकालीन ग्रामीण संस्था में उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? आलूगणम कहा जाता था, गणम कहा जाता था, ए और सी दोनों कहा जाता था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों कहा जाता था, यानी सी नहीं, ए और बी दोनों कहा जाता था। आलूगणम भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं, माफ कीजिएगा, आलूगणम भी कहा जाता था, एक तो ऐसे नाम है, और आपका गणम भी कहा जाता था। ये किसके अंतर्गत आते थे? ये उर के अंदर जो जिनका चुनाव होता था उनके अंतर्गत आते थे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं आपके। ठीक है, ए और बी, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अगला है, चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा या महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? जो सभा या महासभा होती थी उसकी कार्य समिति को क्या कहा जाता था? जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, देखिए कि जो आपकी उर थी, उर में आलूगणम या गणम होते थे। ऐसे ही सभा या महासभा में जो लोग होते थे उन्हें फ्रेंड हम लोग वारियम कहते थे। क्या कहते थे? वारियम कहते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा, वारियम। बाकी ऑप्शन हमारे गलत है, वारियम एकदम सही है। ठीक, इस वारियम में अगर पूछा जाए कितने सदस्य होते थे तो आप कहेंगे सर 30 होते थे। ठीक, और 30 में 12 सदस्य ऐसे होते थे, 30 सदस्यों में जो बुजुर्ग होते थे, यानी इनको हम लोग वृद्ध कह सकते हैं। वृद्ध होना कंपलसरी था, यानी कह सकते हैं एक तरीके से एक्सपीरियंस होल्डर। अगला क्वेश्चन है,
कि वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था। आजकल भी वार्ड बढ़ते हैं, तो जो वारियम कौन थे? आप कहेंगे वारियम किन्हें कहा जाता है सर? तो वारियम उन्हें कहा जाता था जो सभा के सदस्य होते थे। किसके सदस्य होते थे? सभा के सदस्य होते थे। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती थी? इनकी संख्या 30 होती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही हो जाएगा कि 30 वार्डों में बांटा जाता था, इसीलिए संख्या कितनी निकल के आएगी? 30 निकल के आएगी। ठीक, आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई? यानी वो कौन सा अधिनियम था जिसमें पहली बार स्थानीय स्वशासन की जो मान्यता है वो प्रदान की गई? 1687, 1793, 1842 या 1792? तो आप कहेंगे सर ये जो है वो है 1793। 1793 के जो चार्टर एक्ट आते थे 20-20 साल में, उसमें आपको स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। 1687 में ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 1687 में मद्रास में पहली बार स्थानीय स्वशासन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ? आधुनिक नगर की बात की जा रही है कि आधुनिकता का जो विकास हुआ है वो किस काल में हुआ है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आधुनिक नगर पालिका, महाजनपद काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे सर वो है आपका ब्रिटिश काल। देख सकते हैं आप ब्रिटिश काल में ही अलग अलग समय पे, यानी पहले 1687 में मद्रास में देखने को मिलता है ना, थोड़ा तक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 1793 के चार्टर एक्ट जो आया था उसमें बात की गई, चार्टर एक्ट में बात की गई। फिर उसके बाद आते हैं आपके 1870 में लॉर्ड मेयो, इन्होंने चर्चा की। उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन, इन्होंने तो भयंकर तरीके से चर्चा की। फिर 1907 में आपका जो शहरी विकेंद्रीकरण आयोग बना था CH हॉबहाउस की अध्यक्षता में। ठीक, उसके बाद 1919 में जो अधिनियम आता है उसमें, फिर 1935 के अधिनियम में। ठीक है, ऐसे करके आपका अलग अलग टाइम पे ब्रिटिश काल में जो है वो आधुनिक नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाओं का विकास हमें देखने को मिलता है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? नाडू, अमरम, वारी या कनकक्की? तो विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत में था, और यहाँ की जो माफ कीजिएगा सबसे बड़ी जो थी वो राजनीतिक इकाई नाडू थी। क्या थी? नाडू थी। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन देखता था? नागरिक, प्रशस्त, प्रदेष्टा या फिर दंडपाल? तो नगर को देखने वाला कौन था? तो आप कहेंगे सर नगर को देखने वाला था आपका नागरिक। कौन था? नागरिक। अब थोड़ा सा मौर्य काल के बारे में जान लीजिए। देखिए मौर्य काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका कौटिल्य, जिनकी अर्थशास्त्र में ही कौटिल्य की जो उन्होंने पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, इसी अर्थशास्त्र में ही मौर्य काल के सामाजिक जीवन की चर्चा की गई है कि वहां का सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक, लेकिन एक और व्यक्ति है मेगास्थनीज, जिनके बारे में आपने सुना होगा, मेगास्थनीज, जिन्होंने पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इन्होंने अपनी पुस्तिका इंडिका में बताया है कि एक नगर था जिसका नाम है पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र। इस पाटलिपुत्र नामक नगर में जो नगर सभा होती थी उसमें 6 उप समितियां थी। पाटलिपुत्र नगर में क्या होती थी? जो नगर सभा थी इसमें 6 उप समितियां थी। कितनी थी? 6 उप समितियां थी, और इन 6 उप समितियों में जो सदस्य होते थे वो 5-5 होते थे, 5 सदस्य। ठीक है, एक समिति में। तो टोटल सदस्य कितने हो गए? तो आप कहेंगे सर टोटल सदस्य हो गए हमारे 30। कितने हो गए? 30। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मौर्य काल में जो नगर प्रशासक होता था उसको हम लोग नागरिक के नाम से जानते थे। ठीक, आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई नगर में नगर निगम यानी मुंबई में नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1726, 1722, 1728 या फिर 1730? तो आप कहेंगे मुंबई में नगर निगम की स्थापना की गई 1726 में। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, स्थानीय सरकार का संबंध होता है स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से, स्थानीय समस्याओं से, इनमें से सभी। तो स्थानीय जनता से होगा। जब जनता से होगा तो जनता के जो विषय होते हैं जैसे सिंचाई हो गया, पशुपालन हो गया, उनकी समस्याएं हो गई। ठीक, इन सभी से होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ
काम हो गया, काम नहीं होना चाहिए यहाँ पे, काम गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए कुछ कम हो गया। यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, कम हो गया। निम्न में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया? मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल या ब्रिटिश काल? तो आप कहेंगे सर वो है हमारा राजपूत काल। क्यों? राजपूत काल में जो व्यवस्था थी वो सामंतवादी हो गई थी। कैसे हो गई थी? सामंतवादी व्यवस्था जो हो गई थी, जिसमें आपका जो पंचायत है वो धीरे धीरे क्या हो रही थी? टूट रही थी अंदर ही अंदर। तो राजपूत काल में स्थानीय स्वायत्त जो संस्थाएं थी उनका महत्वपूर्ण जो सामंतवादी अवधारणा थी उसके कारण थोड़ी सी लचीली हो गई थी। नेक्स्ट है, मुगल काल में ग्राम में प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? ऑप्शन ए मुकद्दम, बी चौधरी, सी पटवारी या डी कोतवाल। देखिए मुगल काल की बात करें, मुगल काल ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं ज्यादातर, ठीक है। मुगल काल में जो पंचायती थी वो भी 3 व्यवस्था में थी। सबसे पहले जो अधिकारी आता था उसको हम लोग कहते थे मुकद्दम, ठीक, फिर आता था चौधरी, और चौधरी के बाद आता था पटवारी, जिसे आजकल हम लोग लेखपाल भी बोलते हैं। तो आप देख लीजिए इनमें से कौन नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है ये कोतवाल आपके प्रशासन मतलब जो ग्राम का प्रशासन था उसमें नहीं आता था। ये आपके मतलब था तो एक पद था, ये पद आपके सेना में था, ग्राम सभा में नहीं था। आगे ये 27 नंबर है, वर्ष 1920 में कौन से प्रति में पंचायत की स्थापना के लिए कानून बनाया गया? कौन से प्रति नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कौन से राज्य में या प्रांत, राज्य या प्रांत में पंचायत की स्थापना के लिए कानून बनाया गया? संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, ये सभी। देखिए कहां कहां बनाया गया था, एक बार आप देख लीजिए। संयुक्त प्रांत में बनाया गया था, ठीक, जिसे आज हम लोग यूपी के नाम से जानते हैं। असम में बनाया गया था, बंगाल में बनाया गया था, ठीक है, मद्रास में बनाया गया था, पंजाब में बनाया गया था और आपका बिहार में। इन सभी में सन 1920 में आपका जो अधिनियम है, ये कानून जो है बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार और पंजाब, मद्रास। नेक्स्ट है, वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको यहीं से पढ़ाना शुरू ही किया था कि वैदिक काल में आपका जो ग्राम का अधिकारी है उसे हम लोग ग्रामीणी, सेनानी, करमार या रत्कर, तो ग्रामीणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामीणी कहते हैं वैदिक काल में जो ग्राम का प्रशासन देखता है। आजकल तो उसको हम लोग प्रधान कहते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में ग्राम का अधिकारी कौन था? मौर्य प्रशासन में नगर का अधिकारी नागरिक था। अभी लोगों ने देखा था नगर का जो प्रशासक था, नगर का जो प्रशासक था उसको हम लोगों ने क्या कहा था? उसको हम लोग कहा था नागरिक। क्या कहा था? नागरिक कहा था। ऐसे ही मौर्य काल में जो ग्राम का अधिकारी था उसे क्या कहते थे? प्रादेशिक कहते थे, ब्रजभूमिक कहते थे, प्रतिष्ठा कहते थे या ग्रामिक कहते थे? तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रामिक। जबकि हम लोगों ने अभी देखा था ग्रामीणी। ग्रामीणी जो था ये ऋग्वैदिक काल में था। किसमें था? ऋग्वैदिक काल। जबकि ग्रामिक जो है ये मौर्य काल में है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई? गांव पंचायती प्रणाली बंगाल में सन 1870, सन 1872, सन 1880 या सन 1882? तो ये की गई फ्रेंड सन 1880 में। बंगाल में एक अधिनियम आया था, चौकीदार अधिनियम। क्या नाम था इसका? चौकीदार अधिनियम। ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम कब आया है? तो ये अधिनियम आया है आपका 1870 में। इसी अधिनियम के द्वारा ही गांव में जो पंचायत प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब इस क्वेश्चन की जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल दिया गया है। तो आप इन्हें देखिए और इस वीडियो को सराहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा।